हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ 2022 का अंशाल पेपर लेकर। हम आप लोगों को बताने वाले हैं फिजिक्स का पहला अंशाल पेपर का जो कोड है 346 GA है। और आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला देख सकते हैं। पहला दिया रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। यानी तीसरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन है उसका अंशाल पेपर हम करा चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। और एक हमारी बात मानिए कि अंशाल पेपर का एक नया कॉपी बना लीजिए, उसमें अंशाल पेपर ही केवल सॉल्व करिए। चलिए तीन का हम क देखेंगे। इसमें लिखा गया है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन से प्रयोग प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो देखिए क्या था, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखना है। तो हम आप लोग बता दें, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया। किस पर बौछार कराया? स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया। रदरफोर्ड ने, यहाँ आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को, ये स्वर्ण पात्र है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया तो देखा कि वह अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसी घटना को रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग कहते हैं। ये आपका अल्फा कण हो गया। तो हम रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं, फिर उसके निष्कर्ष निकालेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया तो देखा कि वह अपने मार्ग से विचलित हो गए। जिसे हम रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, या रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग सुन के लिख सकते हैं, बहुत धीमे धीमे बताएंगे, यानी बहुत आराम से बताएंगे। का समझे? आराम से बताएंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया तो देखा कि वह अपने मार्ग से विचलित हो गए। जब अपने मार्ग से विचलित हो गए तो उसी घटना को रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। दूसरी बात हम ये बता दें कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की अपने प्रयोग में 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष यह निकला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पात्र को बिना प्रभावित किए हुए ही आर पार निकल जाते हैं। क्या समझे कि मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को जब स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया तो देखा कि अल्फा कण स्वर्ण पात्र को आर पार निकल जाते हैं। तो ऐसे क्या निष्कर्ष निकला? ऐसे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में रिक्त भाग होता है। क्या होता है? परमाणु में रिक्त भाग होता है। तो पहला क्या समझे कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण पात्र पर बौछार कराया तो देखा कि अल्फा कण जो होते हैं स्वर्ण पात्र को बिना प्रभावित किए हुए ही आर पार निकल जाते हैं। अब बताइए, जब ऐसे आर पार निकल गए तो क्या सिंपल से यह मतलब हुआ कि इसमें क्या है कि मतलब रिक्त भाग है, तभी जाके निकलेंगे। हाँ, तो पहला निष्कर्ष निकला कि इसमें रिक्त भाग है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला? थोड़े से अल्फा कण 90 से कम कोण पर विचलित हो गए। तो नहीं देखिएगा, हेतरा मुड़ जाते हैं, हेतरा के इस तरह नहीं मुड़ता है, यानी 90 से कम में कोण पर विचलित हो गया। यानी थोड़े से अल्फा कण 90 से कम कोण पर विचलित हो गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित भाग होता है। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस चले आए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, उस सूक्ष्म भाग को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में ही संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उपस्थित होता है। इसी सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर कोट की होती है। तो एक
एक बार और सुन लेते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सौर पात्र में बौछार कराया तो देखा कि वह अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, इससे जिसे हम रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से 3 निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण सौर पात्र में बौछार कराया तो देखा कि अल्फा कण सौर पात्र को बिना प्रभावित किए हुए ही आर पार निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में रिक्त भाग होता है। दूसरा कि अधिकांश अल्फा कण 90 से कम कोण पर विचलित हो गए, ऐसे आके एकदम नाई की तरह एकदम विचलित हो गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित भाग होता है। तीसरा निष्कर्ष यह निकला कि कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस चले आए। इसका मतलब उस जगह खूब बढ़िया से भरा होगा। तो कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस चले आए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक ऐसा अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं समस्त धनावेश उपस्थित होता है। उस सूक्ष्म भाग को हम नाभिक कहते हैं। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, और 3 निष्कर्ष हो गया। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ख की बात करते हैं। यहाँ पर है ख, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? ख। हाँ दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी मतलब बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, यानी बहुत तेजी से बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैल जाती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, यानी बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैल जाती है। ध्यान देना, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से जो ऊर्जा निकलती है, परिपथ से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, वो यानी परिपथ से ऊर्जा जो होती है वह तरंगों के रूप में चारों ओर फैल जाती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखना है तो हम केवल 2 लिख देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। विशेषताएं लिखना है आपको। इसमें पहली विशेषता ये हो जाएगा कि ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं। ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, यानी ये तरंगे प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती हैं। ये तरंगे मतलब कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती है। तीसरा ये हो जाएगा, एक और लिख देते हैं, ये तरंगे निर्वात में इन तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो देख चुके कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है
तो उस परिपथ से जो ऊर्जा होती है वह तरंगों के रूप में चारों ओर फैल जाती है। उसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखे हुए हैं। ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं, ये तरंगे प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती हैं। निर्वात में इन तरंगों का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चलिए अब हम घ देखते हैं। कौन सा देखेंगे? घ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब घ देखते हैं। घ क्या है? घ कह रहे हैं ग। अगर हम घ की बात करें तो इसमें जो घ दिया है प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य से 25 सेमी की दूरी है। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य, यानी ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत जो है इसे S1 मान लीजिए और ये प्रकाश स्रोत जो है इसे S2 मान लीजिए, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह आपका दिया है 24 सेमी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 सेमी की फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस, यानी अभिसारी यानी फोकस दूरी जो है वह आपका 9 सेमी है, ठीक है। लेंसों को कहाँ रखें कि दोनों का प्रतिबिंब स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु बने। दोनों देखिए, दो स्रोत है, एक S1 और एक S2 है, दोनों को, और इन दोनों स्रोतों के बीच किसी उत्तल लेंस को कहाँ रखें कि दोनों स्रोतों का जो प्रतिबिंब है एक ही बिंदु बने। मान लीजिए यहाँ पर ये बना लिए। अब मान लेते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है दोनों स्रोतों का, और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? I। क्या मान लेते हैं? I। यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है, ऐसे चित्र बनेगा आपका, और यहाँ पे मिल रही है। फिर यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं ऐसे, और इसका भी प्रतिबिंब जो है यही बन रहा है, ठीक है, यही बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से तक 24 सेमी है। जब यहाँ से आता x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो स्रोत यानी पहले स्रोत के लिए और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं? प्रतिबिंब की दूरी हम y मान लेते हैं। पहले स्रोत के लिए u का जो वैल्यू होगा x, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि बाएं है। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? y, और फोकस दूरी जो है वो 9 सेमी ही लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f का मान कितना लेंगे? 9 लेंगे, और 1/v और v का मान कितना लेंगे? y, माइनस 1/u का मतलब माइनस x लेंगे। तो 1/9 बराबर हो जाएगा 1/y, ये प्लस हो जाएगा 1/x। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ आप लिखेंगे दूसरे स्रोत के लिए, और दूसरे स्रोत के लिए बात करें तो यहाँ पर दूसरे स्रोत के लिए ये स्रोत है ना, और स्रोत की दूरी यहाँ से दूरी जो है वह u का वैल्यू होगा 24 माइनस x, और प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर इस लेंस से ये दाएं है, और v का वैल्यू जो होगा y ही होगा, ठीक है। और फोकस दूरी इस बार माइनस 9 से मिलेंगे। अब सोच रहे होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं जब दो तरफ से लिया जाता है, एक तरफ से प्लस और एक तरफ से माइनस। इधर से प्लस और इधर से क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। इस चीज को अवश्य याद रखिएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v अब माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f के जगह पर माइनस 9 रखेंगे, 1/v के जगह पर y रखेंगे, और 1/u के जगह पर 24 माइनस x लेंगे। ये माइनस को हटाने के लिए माइनस इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो 1/9 इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा? y। ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 1/24 माइनस x हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/9 होगा, और माइनस 1/y बचेगा, 1/24 माइनस x बचेगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 लिखेंगे। और समीकरण 1 कितना है? 1/9
देखो इसमें बायां पक्ष बायां जोड़ेंगे तो है 1/9 1/9 में जुटेगा, तो 1/9 हो जाएगा बराबर, और ये आपका दायां पक्ष दाएं में जुटेगा तो 1/y, पहले ये लिखेंगे 1/y प्लस 1/x, यहाँ पे हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, अब फिर ये वाला लिखेंगे माइनस 1/y और यहाँ पर प्लस 1/24 माइनस x लिखेंगे। इधर आ जाइए, ये दोनों का हर बराबर है, एक लिखेंगे और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाई प्लस 1/y, हाई प्लस माइनस माइनस 1/y कट जाएगा, प्लस बड़ा माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, तो 1/x हो गया, ये प्लस कितना हो गया 1/24 माइनस x हो गया। ठीक है, अब 2 बट्टा कितना हो गया आपका 9 हो गया, त्रिया गुणा करेंगे 24 माइनस एक्स गुणा 1 में करेंगे तो 24 माइनस एक्स, एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स, नीचे गुणा करेंगे तो एक्स गुणा 24 तो 24 एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो 2 बट्टा कितना होगा 9, ये कितना होगा आपका 24, ऊपर 24 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से कटेगा तो 1 और 2 से कटेगा तो कितना होगा आपका 12। अब 24 माइनस एक्स, 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 का गुणा 12 में होगा तो 108 हो जाएगा। अब क्या यहाँ लिखे 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 160 इधर लगा तो माइनस 108 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आगे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज, यहाँ पे देखिए 24 माइनस एक्स स्क्वायर 108 बराबर के बाद इधर लाएंगे तो 108 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। राधे राधे, इधर देखना, अब इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे 24 एक्स है तो फिर लिख रहे हैं प्लस 24 एक्स, फिर लिख रहे हैं माइनस 108 बराबर 0, पहले माइनस एक्स स्क्वायर को, फिर 24 एक्स प्लस में माइनस 108, पहले ये लिख रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, ये 24 एक्स हो जाएगा, अब माइनस 108 है तो क्या हो जाएगा प्लस 108 बराबर कितना 0, माइनस उधर जाएगा तो भाग करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स अब प्लस कितना 108 बराबर 0। गुणनखंड करना है, गुणा करने पर कितना है 108 आए और जोड़ने पर कितना है 24, तो क्या होगा आपका 12 9 108। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x, ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 बराबर 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 24x गुणा करने पे 108 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 24x को लिख लेना माइनस 18x माइनस 6x, माइनस 18x माइनस 6x हो जाएगा 24x, अब प्लस हो जाएगा 108 दिया हुआ है बराबर 0, इसमें से x कॉमन ले तो x माइनस कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 कॉमन ले तो x, अब माइनस और ये 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 48, ठीक है बराबर कितना 0, तो x माइनस 18 और x माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो अब यदि यहाँ पे लिखेंगे, अब यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा आपका 18 सेमी आएगा। ठीक है, 18 सेमी में भी 0 होगा, दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेंगे, और x बराबर 6 सेमी पर भी दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 सेमी, और पुनः अब ये लिख सकते हो, अब यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा कितना 6 सेमी। इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया लग गया। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। ये तीसरे का घ है, तो दिया है 8000 और 7000। तो जो कम होगा उसे लैम्डा मानेंगे। 700 एक स्थिरांक दिया है, इसको मीटर में बदल देंगे। 10⁻−10 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल गया तो आएगा आपका 7 × 10 कितना -8 मीटर। 2 जीरो क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। λ2 का मान दिया है 800 एक स्थिरांक, ये हो जाएगा आपका 800। 10⁻10 से गुणा करेंगे, मीटर हो जाएगा। 2 जीरो घटा देंगे तो 8 × 10 कितना हो जाएगा -8 मीटर। ठीक है। और 2 ऊर्जा दिया है, E1 बराबर दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 का जो वैल्यू दिया है वह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे डेल्टा E निकाल लेंगे, E2 - E1 कर लेंगे। तो E2 का मान 4 और इसका मान 1.8। तो ये बचेगा कितना आपका 2.8। कितना आएगा 2 घटा लेते हैं। तो 4 में से 1.8 घटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 में से 8 गया कितना 2, यहाँ पे 3 बचा और 3 में से 1 गया 2, 2.2 आएगा। 2.2, 8 2 10 के 0, 2 1 3 1 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है, जूल बदल देना है। 2.2 गुणे और 1.6 × 10⁻−19, ये आपका हो जाएगा वोल्ट, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जूल में चेंज कर लिए। इतना देकर आप प्लांक नियतांक का मान पूछ रहा है। प्लांक नियतांक यानी H का वैल्यू निकालना है। H का वैल्यू कितना होगा, तो देखो डेल्टा E बराबर होता है HC ब्रैकेट में 1/λ 1 - 1/λ2 होता है। तो डेल्टा E का मान दिया हुआ है और डेल्टा E का मान इतना है, रख देंगे यहाँ पर। डेल्टा E का मान है 2.2 और 1.6 × 10⁻−19 और यहाँ पर H का मान पूछा जा रहा है और C का मान होता है 3 × 10 कितना 8। ठीक है, 1/λ1, λ1 का मान कितना है आपका, यहाँ पे दे सकते हैं 7 × 10⁻8। यहाँ पर 1/λ2 का मान है और λ2 का मान है 8 × 10⁻8, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए 16 दूना 32, 32 का 2, 16 दूना 32, अब 32 और 3 35 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा 3.53 हो जाएगा और 10⁻−19 बराबर H। ठीक है, 3 × 10 कितना 8 हो गया। अब क्या करना है, इसमें 10 पर गुणा कर लिए। 16 दूना 32 का 2, 16 दूना 32, 32 3 35। ठीक है, इतना ही होगा। 10⁻−8 है, इसमें कामन मिला है, कामन ले लो। जब कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/7, यहाँ बचेगा 1/8। अब ये 3 दशमलव कितना हो गया 5, 2 10⁻−19 बराबर H। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और 10⁻−8 ऊपर ले जाओ तो 10 हो जाएगा +8। ठीक है, ये 8 गुणा 1 में करो तो 8 होगा, इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 7 होगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 3.52 10⁻−19 ये गुणे के रूप में है, अभी रुक जाइए। H बराबर 3 गुणे इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 56 और 8 में 7 गया कितना बचेगा 1। अब ये 56 आएगा, इसमें गुणा करेगा तो 3.52, ये कितना हो जाएगा 56 और 10⁻−19 पहले से है। ये 3 आएगा नीचे, ये भी आएगा नीचे, तो 3 गुणे हो जाएगा 10 कितना 16 बराबर हो जाएगा H। अब यहाँ पे हो जाएगा 3.52 गुणे 56 बट्टा आपका 3 10⁻−19 और 10⁻16 ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा उड़ा कर लेंगे, गुणा उड़ा जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर। यहाँ पे 3.52 गुणा 56 में कर लीजिएगा और जब गुणा करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है इसका आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है 3 का घ 6.5 10⁻34
जूल सेकेंड, जूल यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा आपका एच। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन के क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए इस सेशन में हम बस इतना ही रखते हैं और आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अनसॉल्व खरीदेंगे। कोई भी अनसॉल्व ले सकते हैं, उसमें पेपर कोड से मतलब है। हम 346 जीए बता रहे हैं, तो कोई भी अनसॉल्व आप लोग लिए होंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर मैथ का भी अनसॉल्व कराया जा रहा है आकाश सर के द्वारा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। विश्वास मानिए हमारा, उनका वीडियो अच्छे से देखिए और कॉपी नोट्स बनाते जाइए। ज़रूर परीक्षा में आपका 90+ होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं और हम आप लोग के साथ बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।